प्रिय विद्यार्थियों, मैं विष्णुप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, राजस्थान से बीए पार्ट सेकंड इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था की क्लास में आज हम पिछली क्लास में शुरू किए गए टॉपिक ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था पर समग्र प्रभाव ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था पर विभिन्न प्रभाव पड़े, जिनमें हम कृषि, उद्योग, व्यापार, मुद्रा व बैंकिंग सभी को शामिल करते हैं और इन सभी प्रभावों को आर्थिक संक्रांति का नाम दिया गया, इकोनॉमिक ट्रांजिशन का नाम दिया गया। और इसमें हमने पहला बिंदु देखा था कि इसका प्रभाव ग्राम संगठन के बिखराव के रूप में हुआ और दूसरा पॉइंट हमने देखा था कृषि क्षेत्र में वाणिज्यीकरण तथा भूधारण व्यवस्था में परिवर्तन, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड चेंज इन लैंड टेन्योर सिस्टम। अब हम तीसरा बिंदु लेते हैं ग्रामीण उद्योगों एवं हस्तकलाओं का पतन, डाउनफॉल ऑफ विलेज इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट्स। हमने देखा कि ब्रिटिश शासन की भारत विरोधी एवं दोषपूर्ण नीतियों ने भारतीय ग्रामीण उद्योगों एवं हस्तकलाओं की लाश पर ब्रिटिश औद्योगिकरण का ताजमहल खड़ा कर दिया। गांवों के बुनकरों, बढ़ई, लुहार, कुम्हार एवं अन्य कलात्मक वस्तुओं के कारीगरों का विदेशी निर्मित माल की प्रतिस्पर्धा में टिकना बहुत मुश्किल हो गया, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और उनको अपना पारंपरिक व्यवसाय छोड़कर नगरों में पलायन होने को मजबूर होना पड़ा। भारत में कारीगरों पर जुल्म ढाए गए, जिससे ग्रामीण उद्योग और हस्तकलाओं का पतन हुआ। कारीगरों को यहाँ तक कि मजदूर बनने को भी बाध्य होना पड़ा, जिससे कि वे आर्थिक कंगाली के कगार पर पहुँच गए। नेक्स्ट बिंदु है आधुनिक उद्योगों का प्रादुर्भाव, इसको हम कहेंगे इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। ब्रिटिश शासनकाल में भारत में आर्थिक संक्रांति के फलस्वरूप आधुनिक ढंग के उद्योगों की स्थापना को भी बल मिला। सबसे पहले यूरोपीय मालिकों ने पाश्चात्य देशों की चाय, कॉफ़ी, रबड़ आदि की मांग को पूरा करने के लिए और अपने लाभ को बढ़ाने के लिए बागान उद्योगों का विकास किया, जिसको हम कह सकते हैं प्लांटेशन इंडस्ट्रीज। ये भी जो विकास किया गया वो उसमें भारत का इतना ही था, हित उनके खुद के ही थे। अंग्रेज शासकों ने भारत में आधारभूत और उत्पादक उद्योगों की उपेक्षा की। न तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चरल जो है इंडस्ट्रीज स्थापित किए और न ही उन्होंने जो है उत्पादक उद्योगों के विकास को बढ़ावा दिया, बल्कि उन्होंने सिर्फ जो उपभोग उद्योग हैं उन्हीं की स्थापना को प्रोत्साहन दिया, जिसके कारण मुंबई में जैसे सूती वस्त्र उद्योग, बंगाल में जूट उद्योग का विकास हुआ। और उन्होंने
कच्चा माल अपने देश में भेजने के लिए खनन उद्योग की तरफ भी उन्होंने विकास करने की कोशिश की। अधिकाधिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से विदेशी पूंजी एवं उद्यम के द्वारा औद्योगिक विकास बहुत ही धीमी गति से हुआ और यहाँ तक कि उन्होंने भारतीय पूंजी उद्यम का सट्टेबाजी में उपयोग किया, जिससे भारत में असंतुलित औद्योगिक विकास हुआ। इसके बाद अंग्रेज शासकों ने भारत में औद्योगिकरण के लिए बढ़ते दबाव को देखते हुए प्रथम प्रशुल्क आयोग फर्स्ट फिस्कल कमीशन की सिफारिशों के को ध्यान में रखते हुए विभेदात्मक संरक्षण जिसको हम कहेंगे डिस्क्रिमिनेटिंग प्रोटेक्शन विविधात्मक संरक्षण की नीति को अपनाया और उन्होंने 1924 से 1939 के बीच चुने हुए भारतीय उद्योग जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, कागज एवं चीनी उद्योग, लौह इस्पात उद्योग आदि को संरक्षण दिया, जिससे भारतीय उद्योगों को इन उद्योगों के विकास का अवसर मिला। किंतु यह अवसर भी उन उद्योगों, स्वदेशी उद्योगों और हस्तकलाओं के पतन की क्षतिपूर्ति नहीं कर पाया। यद्यपि भारत कई संरक्षण प्राप्त उपभोग उद्योगों में बहुत कुछ आत्मनिर्भर भी बना, लेकिन यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल उद्योगों का विकास नहीं हुआ, कैपिटल इंडस्ट्रीज का विकास नहीं हुआ, जिसके कारण से भारत में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं हो पाई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मुद्रा एवं बैंकिंग क्षेत्र में परिवर्तन, चेंजेस इन मनी एंड बैंकिंग सेक्टर्स। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान मौद्रिक एवं करेंसी परिवर्तनों के अंतर्गत 1885 से 1893 के बीच सिल्वर स्टैंडर्ड, फिर गोल्ड स्टैंडर्ड और 1899 से 1917 तक गोल्ड स्टैंडर्ड था और चांदी का रुपया आंतरिक लेन देन के लिए एक प्रमाणिक सिक्का था, जबकि विदेशी लेन देनों में रुपया 1 शिलिंग 4 पेंस की दर से गोल्ड में परिवर्तनीय था। किंतु बाद में 1916 में चांदी के बढ़ते हुए भावों को देखते हुए गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ दिया गया, उसका त्याग कर दिया गया। बैंकिंग क्षेत्र में भी काफ़ी परिवर्तन हुए। 1870 में भारत में केवल 2 संयुक्त पूंजी वाले बैंक थे और जिनकी संख्या 19वीं सदी के अंत तक पहुंचकर 9 हो गई और 1914 में ए तथा बी श्रेणी के बैंकों की कुल जो शाखाएं थीं वह 200 थी, जो बढ़कर 1946 में 4644 हो गई। ब्रिटिश नियंत्रित बैंक जो थे उन्होंने भारतीय पूंजी निवेश में किसी तरह की कोई रुचि नहीं दिखाई, उन्होंने भारतीय उद्योगों में इन्वेस्टमेंट में अपनी कोई रुचि नहीं दिखाई और भारतीय बैंकों द्वारा भी उद्योगों के बजाय व्यापार को फाइनेंस करने में ही उनका ध्यान अधिक रहा, जिसके कारण से भारतीय औद्योगिक विकास में उनका योगदान जो है बहुत कम रहा, या हम कह सकते हैं कि कोई अच्छा योगदान नहीं रहा। हिल्टन यंग की सिफारिश पर भारत में करेंसी को निर्गम करने के लिए एवं क्रेडिट कंट्रोल के लिए पहले जो भारतीय इंपीरियल बैंक था उसके स्थान पर 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारत के केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई।
तो इस तरह से बैंकिंग और मुद्रा के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ। नेक्स्ट है परिवहन क्षेत्र में परिवर्तन। चेंजेस इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ब्रिटिश शासनकाल में ब्रिटिश हितों को देखने के लिए, ब्रिटिश सत्ता को मजबूत करने के लिए, ब्रिटिश उद्योगों के निर्मित माल को भारतीय बाज़ारों में बांटने के लिए, ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल को भारत से ले जाने के लिए उन्होंने चुनी हुई सड़कों के साथ साथ रेलों का भी विकास किया। और 1849 से 1869 के मध्य उन्होंने पुरानी गारंटी पद्धति से रेलों का विकास किया, जिससे विदेशी रेल कंपनियों को फ़ायदा हुआ और भारतीय जनता को करों से जो है मुखातिब होना पड़ा, यानी कि भारतीय जनता के ऊपर सारा करों का भार आया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हुई। इसके बाद हम देखते हैं कि रेलों का जो विकास हुआ, यद्यपि उन्होंने अपने हितों की उससे पूर्ति की, लेकिन कुछ सीमा तक इनके विकास से भारत में अकालों की भीषणता को जो है कम करने में सहायता मिली और गांवों और जो औद्योगिक नगर या व्यापारिक केंद्र थे उनको जोड़ने में भी यह विकास सहायक रहा। लेकिन रेलों के विकास में अंग्रेज शासकों ने अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए भारतीय हितों की पूरी तरह से बलि चढ़ा दी थी। नेक्स्ट पॉइंट है नगरों एवं कस्बों पर आर्थिक संक्रांति का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजिशन ऑन cities and towns। भूमि व्यवस्था में परिवर्तन होने के कारण, स्वदेशी उद्योगों एवं हस्तकलाओं के पतन होने के कारण जनसंख्या का जो पलायन था वह गांवों से शहरों की ओर होने लगा और परिवहन और रेलों के विकास ने कई नगरों को व्यापारिक और औद्योगिक केंद्रों के रूप में विकसित किया, जैसे कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलोर आदि। जबकि पुराने राजा महाराजाओं की जो राजधानियां प्रसिद्ध थी वे धीरे धीरे विलुप्त होने लगी। उच्च शिक्षा और प्रशासनिक महत्व के स्थानों पर बसने का आकर्षण भी जो है नगरों के विकास में सहायक रहा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल में आर्थिक परिवर्तनों के दौर में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को एक बाजार अर्थव्यवस्था में तब्दील कर दिया। जहाँ पहले परंपराएं हुआ करती थी, भारत में सद्भाव हुआ करता था, उसका स्थान ले लिया प्रतिस्पर्धा ने, भौतिकता ने और स्वार्थ प्रेरित व्यक्तिवाद ने। पहले जो भूस्वामी थे वो बदलकर भूमिहीन मजदूर बन गए। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश पीरियड में भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़े वो अधिकतर नकारात्मक प्रभावी थे। उन्होंने जो नीतियां अपनाई
अंग्रेज़ों ने, वो नीतियाँ उनके हितों के लिए ही थी और उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को बिल्कुल गर्त में ढकेलने का कार्य किया, जिससे कि हमारा देश जो धन धान्य से परिपूर्ण था, आर्थिक दृष्टि से जो बुलंदी पर था, उसको उन्होंने आर्थिक कंगाली की कगार पर खड़ा कर दिया। थैंक यू।